हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं बीपीएससी के प्री में पूछे गए प्रीवियस पेपर और उसके क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन क्वेश्चन आए थे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं बीपीएससी 66वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 का रखा है कि निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिले हैं। तो काली बंगन। सिंधु घाटी की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी के दौरान जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रखा है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि निम्न में से किस शासक ने चतुर्थ संगति कश्मीर में आयोजित की। तो चतुर्थ संगति जो है कनिष्क के द्वारा कश्मीर में आयोजित किया गया था। तो कब किया गया था, तो ये भी ध्यान रखना है 1 ईस्वी यानी 1 ईस्वी में किया गया था। 1 ईस्वी में। और इसका अध्यक्ष कौन था, तो वसुमित्र इसका अध्यक्ष था वसुमित्र। ये चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रखा है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ध्यान रखना है वैशेषिक परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वैशेषिक ने किया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते हैं मध्यकालीन भारत से जो सवाल आया उसके बारे में देख लेते हैं। तो मध्यकालीन भारत से सवाल पूछा गया किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त लौह नीति का अवलंबन किया यानी अपनाया। तो ध्यान देना है बलबन, गयासुद्दीन जो बलबन था उसने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापार स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो स्थानीय स्वशासन के लिए ध्यान रखना है जो था चोल। स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध कौन था, तो चोल शासक लोग प्रसिद्ध थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रखा है इसमें प्रचीर्णकारी यानी पीट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है। पीट्रा ड्यूरा जो संबंधित है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। पीट्रा ड्यूरा जो है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जोड़कर फूलों की नक्काशी करना। ये चीज़ें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रखा है इसमें कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। तो ध्यान रखना है अकबर ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। चित्रकारी के लिए अकबर ने कारखाने बनवाए थे, लेकिन चित्रकला जो चरमोत्कर्ष पर था वो जहांगीर के समय में था। चित्रकला जो था चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के समय में था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय इतिहास आधुनिक भारत के इतिहास से देखते हैं। इनमें से स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाए क्यों, क्योंकि नाना साहब जो थे कानपुर से थे। हजरत महल जो ये थी बेगम लखनऊ से थी, बेगम हजरत महल लखनऊ से, और बेगम जीनत महल जो थी ये दिल्ली से थी। ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जवाहर निम्न किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसा कार दी गई थी इसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो ध्यान रखना है
शासन अधिनियम 1935 का जो शासन अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, उसी को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा ध्यान रखना है 24 दिन चला था। और दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से स्टार्ट कर महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से स्टार्ट किया और 6 अप्रैल 1930 दांडी पहुंचकर इसको समाप्त कर दिया है। ये जो दांडी यात्रा था नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है और इस 24 दिन तक चला था। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रखा है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इसके रचयिता कौन है? तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो इसका हो जाएगा राम प्रताप बिस्मिल्लाह, राम प्रताप बिस्मिल्लाह। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के प्रघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का मेन मकसद था कि हम अपने स्वदेश में बने वस्तुओं का, यानी अपने स्वदेशों के द्वारा निर्मित वस्तुओं का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे और विदेश से बनी अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और इस तरह से अंग्रेज के भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INS के मुकदमे में पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो इसमें पूछ रखा है वकील थे, तो वकील कौन थे? तो ध्यान रखना है भुल्ला भाई देसाई, भुल्ला भाई देसाई। INA के मुकदमे में वकील कौन थे? तो भुल्ला भाई देसाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि मैडम कामा ने भारतीय तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा ने भारतीय तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्ट गार्ड जो है स्टुअर्ट गार्ड में फहराया था। ठीक, ये चीज़ें ध्यान रखना है। और मैडम कामा जी को स्वतंत्रता की जननी या जो स्वतंत्रता की माँ भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रखा है निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो ध्यान रखना है इसमें चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है, ये तो ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था तो 26 कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कह रहा है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? तो ध्यान रखना है इसमें लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रखा है इसमें इनमें से किसने 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिया? तो ध्यान रखना है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद 1893 का जब शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रखा है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, इसमें इंडिगो खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है कि रचयिता कौन है? तो ध्यान रखना है दीनबंधु मित्र। इसके यानी नील दर्पण के रचयिता कौन है? तो दीनबंधु मित्र।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया। वांडीवास युद्ध जो है अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ध्यान रखना है इसको, फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध जो था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य 1760 में हुआ था। वांडीवास तमिलनाडु में है। कहाँ है? तो वांडीवास तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का रखा है कि निम्न में से किस अधिनियम में भारत पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ किया गया था? तो ध्यान रखना है 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 1831 का रखा है। 1831 में भारतीय भगत सिंह के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कोल विद्रोह जो था किस क्षेत्र में हुआ था? तो ध्यान रखना इसमें सिंहभूम जो है झारखंड में का जिला है, वहाँ पर कोयला भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इसीलिए यानी कोल विद्रोह ध्यान रखना है झारखंड के सिंहभूम जिला से। किसने शुरू किया था? तो बुधो भगत ने शुरू किया था, बुधो भगत। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। कह रखा है निम्न में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी? निम्न में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी? तो ध्यान रखना है श्याम लदास कॉलेज भावनगर गुजरात में स्थित है। श्यामल दास भावनगर गुजरात में स्थित है। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है बिहार विशेष से। तो पूछ रखा है इसमें बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखना है श्री कृष्ण सिंह। इनका कार्यकाल जो है कितना से कितना था? तो 1837 में गठित प्रथम कांग्रेसी मंडल के मुख्यमंत्री थे और तत्पश्चात स्वतंत्रता 1946 से 61 तक के मुख्यमंत्री रहे। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान देना है। और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? तो पटना में। बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? तो पटना में। जयप्रकाश नारायण, यहाँ पर ध्यान देना है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण लोकनायक। कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना कब की गई थी? ध्यान रखना है बिहार की जो स्थापना है 1912 में किया गया था। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और 1912 में बिहार को बंगाल से भी अलग कर दिया गया, यानी बिहार की स्थापना 1912 में किया गया था। और उड़ीसा इससे जो था 1936, यानी उड़ीसा जो है 1936 में इससे अलग हुआ। झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 में 15 नवंबर 2000 में झारखंड अलग हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रखा है तीन कठिया व्यवस्था। बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमान्य रखा जाता था? अमानत रखा जाता था। 3/20। ध्यान रखना है 3/20। तीन कठिया, 3 कट्ठा पर नील की खेती करनी होती थी और बाकी सब पर अनाज की खेती करनी होती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रखा है इसमें कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीति दल सफर किस राजनीतिक दल से आरंभ किया? तो बताना है यही कि रामविलास पासवान का जो राजनीतिक पार्टी थी कौन सी थी? तो ध्यान रखना इसमें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा से निर्वाचित हुए थे? रघुवंश प्रसाद सिंह जो थे किस
लोकसभा किस लोकसभा से निर्वाचित हुए थे? तो ध्यान रखना इसमें ये जो थे 11वीं लोकसभा से निर्वाचित हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कह रखा है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षण किसने किया था? तो ध्यान देना है राजकुमार शुक्ल। जो चंपारण में नील की खेती के विरोध में किसानों का जो विरोध हो रहा था उसका ध्यान आकर्षण राजकुमार शुक्ल ने किया था। इन्हीं ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन महाजनपद मगध की प्राचीन राजधानी की बात किया जाए तो राजगीर थी। प्राचीन राजधानी राजगीर थी, लेकिन इसमें राजगीर नहीं है तो ध्यान रखना है, ठीक। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रखा है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? स्वामी सहजानंद जो थे किसानों से संबंधित थे, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। ये चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया। तो ध्यान रखना है इसमें जो है चंपारण 1917 में जो हुआ था बिहार में चंपारण नील के विद्रोह में, तो चंपारण सत्याग्रह जो था उनका प्रथम सत्याग्रह था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि बिहार में 18 संतावन नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखना है कुंवर सिंह ने। किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। वीर कुंवर सिंह ने आरा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और ये वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। और कानपुर से जो थे नाना साहेब थे। नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल जो थी लखनऊ से, और लक्ष्मीबाई झांसी से थी, और तात्या टोपे जो थे कानपुर नाना साहेब के सहयोगी थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रखा है जनजाति और जिले में निम्न जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जनजाति और जिला संबंधित है, उसमें बताना है। तो इसमें ध्यान देना है कि जो मुंडा है ये जमुई जिला नहीं, झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में ये पाया जाता है मुंडा, ये वाला सही नहीं है। संथाल जो है बांका जिला में पाया जाता है। उराव जो है सुपौल जिला में है। खरवार जो है भागलपुर जिला में है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो मुंडा, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र प्रतिशत है। तो बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र प्रतिशत है। तो ध्यान रखना इस तरह से इनमें से कोई नहीं। 2001 रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में वन आवरण 7305 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो ध्यान रखना है 7.76। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ध्यान रखना है ये चंपारण जो है पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व स्थित है। और एक बनने वाला है दूसरा भी बिहार का, कैमूर टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि बिहार में प्रवाह होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन नदी है? उत्तर की ओर कह रखा है, तो ध्यान रखना इसमें उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी पूरी में सभी नदियां जो है उत्तर की ओर बहती है। सभी नदियां उत्तर की ओर बहती है, उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर बहती है। और हिमालय, ये सभी नदियां हिमालय है, नेपाल से निकल कर या बिहार में प्रवेश कर गंगा की सहायक नदी है। इसमें बोल रखा है कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी
है, तो बाकी सारी नदियाँ, इसमें कोई भी नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं होने वाली है, ये सब दक्षिण की ओर होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन का रखा है कि बिहार में निम्न जिले में से किस जिले में ही पीडमोट अस्वैम मिट्टी पाई जाती है? अस्वैम मिट्टी पाई जाती है, पीडमोट अस्वैम मिट्टी पाई जाती है। तो ध्यान रखना है कि जो है पश्चिमी चंपारण में पीडमोट अस्वैम मिट्टी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से किस जोड़ों में गंगा नदी नहीं बहती है? प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है? तो ध्यान देना है इसमें कोसी और मगध में गंगा नदी नहीं बहती है। बिहार में जो है गंगा नदी 12 जिले से होकर जाती है, जिसमें क्या क्या है? बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय, भागलपुर। ये 12 जिलों से होकर क्या होती है? गंगा नदी प्रवाहित होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कह रखा है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ध्यान रखना है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। यहाँ से मुख्य चीनी, सोरा, सूती वस्त्र, अफीम आदि का व्यापार किया जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का रखा है इसमें कि बिहार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, तो ध्यान रखना, इस योजना का जो उद्देश्य था, सरकार द्वारा शराबबंदी के कारण प्रतिबंध पर्यावरण विभाग किया है। इसके अंतर्गत स्वरोजगार प्रदान करना था। तो इसमें ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई। इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रखा है इसमें कि बिहार सरकार ने 7 निश्चयों में से निम्न कौन सा सम्मिलित नहीं है? 7 निश्चयों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान देना है इसमें कि जो है बाल कल्याण जो है ये 7 निश्चय में नहीं है। बाकी सारा चीज़ 7 निश्चयों में कौन कौन है? तो आर्थिक हल युवाओं को बल पहला निश्चय। दूसरा आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। और तीसरा है हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नलियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सामान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े। ये सारी 7 निश्चय के अंतर्गत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। 2018-19 में यह था, तो 2018-19 में बताना है। तो इसमें ध्यान रखना है, राष्ट्रीय औसत का 33%। राष्ट्रीय औसत का कितना था? तो 33% था। नेक्स्ट कह रखा है कि भारत में निर्वाचन आयोग कब बिहार विधान परिषद 2020 में आम चुनाव प्रेस नोट जारी किया? भारत सरकार ने निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2000 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो ध्यान रखना इसमें 25 सितंबर 2020। 25 सितंबर 2020। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी CFMA शुरू की है। यह प्रणाली है
यानी यह प्रणाली जो है मतलब किससे संबंधित, तो ध्यान रखना इसमें ऑप्शन नंबर डी। तो कह रखा है लेन देन की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2019 को CFMS की शुरू की गई। तो ये पारदर्शिता लाने के लिए है, लेन देन की प्रक्रिया में जो पारदर्शिता है उसको यानी लाने के लिए इसको शुरू किया गया है, ध्यान रखना। इनमें ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने अप्रैल 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था, तो पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया था, तो ध्यान रखना इसमें कि दिया गया था मक्का गेहूं उत्पादन के उत्पादकता के लिए, मक्का गेहूं उत्पादन की उत्पादकता के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। कह रखा है इसमें निम्न से कौन सा विकेंद्रीकरण वैशिष्ट्य नहीं है, यानी वैशिष्ट्य नहीं है। तो इसमें ध्यान रखना है स्वस्वायत्तता, ये तो सही है, लोक सहभागिता ये भी ठीक है, और कह रखा है स्थानीय समुदायों के आत्मविश्वास को नहीं जानना, ये वाला बिल्कुल गलत है, यानी यही वाला नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रखा है ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, यानी संविधान के विकास की बात कर रखा है इसमें। संविधान का विकास तो यानी पहले ही संविधान हम लोग का निर्माण हो चुका था इससे पहले, इसलिए इसका ऐतिहासिक कोई ऐतिहासिक मतलब प्रभाव नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है, तो ध्यान रखना है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग की जिक्र किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बोल रखा है अगला क्वेश्चन कि विधि का नियम या कानून अधिराज का मतलब क्या है। विधि का नियम या कानून अधिराज का मतलब क्या है, तो ध्यान रखना है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, सभी के लिए एक कानून सभी के लिए न्याय तंत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रखा है पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में दी गई है, यानी पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं, तो ध्यान रखना है 29 कार्य, यानी 29 टोटल विषय हैं, और पूछ रखा है कि सूची किस अनुच्छेद में है। तो ध्यान रखना है जो है ये जो कार्य है इसका दिया गया अनुच्छेद 243 के जी। 29 जो कार्य का जिक्र है अनुच्छेद 243 के जी के अंतर्गत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ था। इसमें बिल पूछ रखा है। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संशोधन बिल से हुआ था, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि 64वां जो संविधान संशोधन बिल था वहीं से इसका शुरुआत हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भूगोल से। चलते हैं अब इसमें देखिए। इसमें कह रखा है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। अटल टनल जो अभी बना है जिसकी लंबाई लगभग 9.02 किलोमीटर है, उसी की बात कर रखा है, यानी अटल टनल। तो इसको ध्यान रखना, ये जो है पूर्वी पीर पंजाल के अंतर्गत हमारा क्या है अटल टनल है, अटल टनल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे कह रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य के आदिवासियों की आबादी प्रतिशत उसकी कुल आबादी प्रतिशत की तुलना में अधिक है।
तो ध्यान रखना है मिजोरम। मिजोरम जो है, मिजोरम में सबसे अधिक क्या है, जनजाति है। तो वहाँ अगर मिजोरम की बात किया जाए तो उसके कुल जनसंख्या का 94.4% क्या है, केवल आदिवासी हैं। उसकी कुल जनसंख्या का 94.4% वहाँ पर आदिवासी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रखा है निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। कर्नाटक में नहीं है, बात कर रखा है। तो यहाँ पर ध्यान देना है जो कि पुलनेज जो है कर्नाटक में नहीं है। पुलनेज जो है कर्नाटक में नहीं है, किस में है, तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। पुणे जो है तमिलनाडु में स्थित है। बाकी सब जो है ये कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र जो है ये चिकमंगलुरु कर्नाटक में है, कुर्ग भी कर्नाटक में है, और बाबा बुदन गिरी ये भी कर्नाटक में है। और ध्यान रखना इसमें जो है कि ये पुणे जो है तमिलनाडु में है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो ध्यान रखना इस समय लेह हो गया, लेह लद्दाख जो लद्दाख टेरिटरी में पड़ता है, यानी लेह सबसे बड़ा जिला हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रखा है इसमें, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे संख्या में अधिक है। तो सबसे संख्या में अधिक महाराष्ट्र में है। ध्यान रखना है सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र को गेटवे ऑफ द हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। महाराष्ट्र को गेटवे ऑफ द हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगले बढ़ते हैं। आगे कह रखा है इसमें खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। तो इसमें सही जोड़ा बताना है कौन है। तो इसमें जो है लाइम स्टोन जो है कैमूर की पहाड़ी में पाया जाता है, यानी कैमूर जिला में लाइम स्टोन पाया जाता है। बाकी सारा गलत है। तो मैग्नीज की बात किया जाए तो मैग्नीज जो पाया जाता है मुंगेर और गया में, कोयला जो है औरंगाबाद में पाया जाता है। रोहतास और कैमूर के पठार पर चूना पत्थर पाया जाता है। रोहतास का अंजूर गंधक और गया जिला में सिलीमेंट पाया जाता है। भागलपुर में सीसा पाया जाता है। बक्साइट जो है मुंगेर में पाया जाता है। ठीक, ये चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूछ रखा है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप। जापान का जो है सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। होन्शु, ये चीज़ें ध्यान रखना है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। और बात किया जाए, ये होन्शु द्वीप जो है दुनिया का सबसे 7वां बड़ा द्वीप है। दुनिया का सबसे 7वां बड़ा द्वीप है। और टोक्यो जो राजधानी है जापान की, वो होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रखा है ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अंतर्गत आता है। डेनमार्क के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी डेनमार्क ग्रीनलैंड है, डेनमार्क का भाग है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो